Hello everyone, welcome back to a new session on editorial analysis. Editorial analysis अगर आपको अच्छे तरीके से करना है तो आपको vocabulary से शुरू करना चाहिए और वही हम आज के सेशन में करेंगे. We will learn the vocabulary, the important vocabulary that will help us understand the editorial better. And इसी के साथ साथ अगर आपको अपने comprehension skills improve करने हैं, so editorial के end में कुछ questions दिए हैं, उनको आप ज़रूर आंसर कीजिएगा in the comment section, right? चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. The first vocab, resurrecting. Resurrecting इसका मतलब क्या होता है? To raise from the dead. मतलब basically ये वर्ड तो वहीं से आया है, to raise from the dead. लेकिन आप ये समझिए कि इसका मीनिंग क्या होता है. कोई चीज़ जो खत्म होने की अवस्था में आ गई है या मृत अवस्था में है, वहां से उसको पुनर्जीवित कर देना, उसको हम कहते हैं resurrecting. ठीक है. To raise from the dead, bring to life again, पुनर्जीवित कर देना. ठीक है. सिनोनिम्स क्या है हमारे? रिवाइव, रिन्यू या फिर रिकिंडल. रिवाइव, रिन्यू या फिर रिकिंडल. राइट. एंटोनिम क्या है हमारे? आपने पुनर्जीवित किया या फिर खत्म कर दिया. सो किल और सप्रेस. सेंटेंस, ही इज ट्राइंग टू रीसरेक्ट हिज एक्टिंग करियर. यानी कि एक्टिंग करियर उसका खत्म हो गया था, अब खत्म से पुनर्जीवित करने की वो कोशिश कर रहे हैं. ही इज ट्राइंग टू रीसरेक्ट हिज एक्टिंग करियर. कमिंग टू द नेक्स्ट वन. हाँ, इसको करियर बोलते हैं, कैरियर नहीं. कैरियर साइकिल के पीछे होता है, करियर. ठीक है. चलिए द नेक्स्ट वन, कोलोजल. कोलोजल इज मीनिंग समथिंग वेरी लार्ज इन साइज. ठीक है. कोलोजल मतलब वेरी लार्ज इन साइज. ये वर्ड आपके वोकैबुलरी में भी, सिनोनिम्स के लिए भी कई एग्जाम्स में आया है और उसी के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग एरर के लिए. याद रखना, इसमें एल डबल नहीं आएगा, इसमें सिर्फ एस डबल आएगा. कोलोजल. एक बार कमेंट कर देंगे इसका करेक्ट स्पेलिंग. ठीक है. कमेंट कर दीजिए इसका करेक्ट स्पेलिंग ताकि याद भी रह जाए आप लोगों को. कोलोजल, COLOSSEL, कोलोजल. इसका मतलब होता है समथिंग वेरी लार्ज. इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? ये एडजेक्टिव है. किसी चीज की विशेषता बताने के लिए शब्द का प्रयोग करेगा. जो चीज बहुत विशाल होगी वो बताने के लिए, वो एक्सप्लेन करने के लिए इस वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं. ठीक है. जाइजेंटिक, ये भी वर्ड आपका एग्जाम में आ चुका है. ठीक है. एनॉर्मस या फिर इमेंस. एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होंगे स्मॉल, टाइनी या फिर मिनिएचर. मिनिएचर, मिनी वर्जन. मिनिएचर ताजमहल. जैसे आप आगरा में जाते हो तो असली वाला ताजमहल तो हम नहीं उठा के लेके आ सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे मिनिएचर ताजमहल बहुत सारे होते हैं जो हम जरूर उठा के लेके आते हैं, अपने घर पे रखते हैं. ठीक है. सेंटेंस देखते हैं. देयर हैज बीन अ कोलोसल वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी. जनता के पैसे का बहुत भारी मात्रा में वेस्टेज हुआ है. कोलोसल वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फोरेजिंग. फोरेजिंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना. ठीक है. किस मकसद से? सर्चिंग फॉर थिंग्स दैट यू कैन ईट और यूज. किसी चीज के जो आप खाना चाहते हो या उसको यूज करना चाहते हैं ना, और उसको ढूंढते हुए जगह जगह अगर आप जा रहे हैं तो आपके इस एक्शन को फोरेजिंग कहा जाएगा. क्या कहा जाएगा? फोरेजिंग. ठीक है. नाउ सर्चिंग, हंटिंग, स्कैवेंजिंग. स्कैवेंजिंग, स्कैवेंजर्स हम किसको कहते हैं? ईगल्स और वल्चर्स को स्कैवेंजर्स कहते हैं. क्यों? क्योंकि वो डेड एनिमल्स को खाते हैं, तो वो आसमान में उड़ते रहते हैं और ढूंढते रहते हैं, स्कैवेंज करते रहते हैं कि कहाँ पे कोई डेड बॉडी दिखे, कोई डेड एनिमल दिखे जिसको हम खाएं. इसीलिए उनको स्कैवेंजर्स कहा जाता है. ठीक है. वल्चर्स और ईगल्स. राइट. तो स्कैवेंजिंग. आई होप आपको स्कैवेंजिंग का भी मीनिंग अब समझ आ गया. ठीक है. एंटोनिम क्या है? इग्नोरिंग या फिर निग्लेक्टिंग. या आप ढूंढ रहे हो, आप है ना, नहीं ढूंढ रहे हो तो आप इग्नोर कर रहे हो, निग्लेक्ट कर रहे हो. राइट. Now, the children had been living on the streets foraging for scraps. Scraps यानी जो कूड़ा तो नहीं, जो वेस्ट चीज़ें होती है ना. सो जो बच्चे हैं वो सड़कों पर भटक रहे थे. ठीक है. क्या कर रहे थे? कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ जिसको हम स्क्रैप, मतलब जो हमने डिस्कार्ड कर दिया है, हमारे काम का नहीं है ना, और वो उसको ढूंढते रहते हैं, फिर उसको या तो बेच के या किसी तरह फिर वो अपना खाना वाना किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे थे. ठीक है. चलिए द नेक्स्ट वन, पोटेंट. पोटेंट भी एक एडजेक्टिव है. क्या है ये? एडजेक्टिव. ठीक है. पोटेंट क्या है? एडजेक्टिव है. कोई चीज जो बहुत ही ताकतवर हो, बहुत ही असरदार हो, तो उसको हम कहते हैं पोटेंट. कोई दवाई बनी और वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही इफेक्टिव है, तो हम कहेंगे दिस इज अ पोटेंट मेडिसिन. किसी ने आपको कोई सलाह दिया, बहुत ही इफेक्टिव सजेशन है, वो सलाह है, तो आप कहेंगे इट इज अ पोटेंट सोल्यूशन और सजेशन. ठीक है. नाउ
रोबस्ट मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग, कई बार आपके एग्जाम में आया है ये वर्ड। कॉन्सेंट्रेटेड, हेडी, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग का एंटोनिम वीक होता है, लाइट, माइल्ड, थिन या फिर डेलिकेट, कोई चीज जो कमजोर हो, डेलिकेट हो, ठीक है, तो वो सब इसके एंटोनिम्स आ जाएंगे। सरप्राइज रिमेन्स द टेररिस्ट्स मोस्ट पोटेंट वेपन, मतलब टेररिस्ट्स बता के तो हमला करते नहीं है, कैसे हमला करते हैं? अचानक से, अचानक से हमला करना ही उनका सबसे असरदार या उनके लिए सबसे इफेक्टिव हथियार है, ठीक है। नाउ इनक्यूबेटिंग, इनक्यूबेटिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को वर्म रखना, ठीक है, कोई भी चीज को वर्म रखना ताकि वो डेवलप कर सके, राइट। सो इनक्यूबेटिंग उसको कहते हैं, किसी भी चीज को हम वर्म रखते हैं, उसको गर्माहट देके रखते हैं ताकि वो डेवलप हो सके, दैट एक्शन इज कॉल्ड इनक्यूबेटिंग। इसको हम कहते हैं स्पॉन करना, हैच करना, ले या फिर एनकरेज। अगर आप किसी चीज को ग्रो होने में हेल्प कर रहे हो, है ना, किसी भी तरह से, तो आप एक तरह से उसको एनकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे? प्रिवेंट करना, इनहिबिट करना या फिर डिस्करेज करना। प्रिवेंट करना, इनहिबिट करना या फिर डिस्करेज करना, ठीक है। रिसर्चर्स इंक्यूबेटेड द सेल्स इन द लेबोरेटरी, तो रिसर्चर्स ने क्या किया? रिसर्चर्स ने सेल्स को इंक्यूबेट किया, जो भी सेल्स थे उनको अप्रोप्रिएट कंडीशन दिया, गर्माहट दिया ताकि वो ग्रो हो सके, वो सेल्स जो है वो ग्रो हो सके, विकसित हो सके। कहाँ पे? लेबोरेटरी में, ठीक है। क्रेडिबल, ठीक है, क्रेडिबल, IBLE एंडिंग वर्ड, ABLE एंडिंग वर्ड, ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। सो क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? क्रेड, स्टूडेंट्स रिमेंबर, क्रेड इज अ रूट वर्ड, क्रेड इज अ रूट वर्ड, इसका मतलब होता है विश्वास, ट्रस्ट। सो क्रेडिबल का मतलब होता है कोई चीज जो ट्रस्टवर्दी हो, ठीक है, एबल टू बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, जिस पर विश्वास किया जा सके, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा? प्लॉजिबल, प्रोबेबल या फिर रिलायबल। सिनोनिम प्लॉजिबल, प्रोबेबल या फिर रिलायबल, ठीक है। नाउ एंटोनिम अनबिलीवेबल, जिस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। implausible या फिर unreasonable, right? I'm not sure that I find her story credible. मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी स्टोरी पर विश्वास कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे उसकी स्टोरी विश्वसनीय नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक। चलो द नेक्स्ट वन, एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट मतलब जो कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, टेक कंट्रोल और पोजेस समथिंग इन अ ग्रेजुअल वे। अच्छा, ये कब्जा तो कर रहे हैं लेकिन कैसे? धीरे धीरे। आपने देखा है गांव में खेतों का कब्जा ऐसा धीरे धीरे हो जाता है, अपना जो वो मिट्टी का बाउंड्री बनाते हैं वो धीरे धीरे आगे करके सरकाते रहते हैं और एनक्रोचमेंट कर लेते हैं, ठीक है। शहरों में क्या होता है? शहरों में जिनका घर रोड पर है ना, या ऐसी जमीन पर है जो जमीन दूसरे की है लेकिन यूज नहीं हो रही है, तो धीरे धीरे वो अपनी बाउंड्री खिसकाते रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? एनक्रोचमेंट, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? एनक्रोचमेंट। इंट्रूजन, इन्वेजन, इन्फ्रिंजमेंट। इंट्रूजन, इन्वेजन या फिर इन्फ्रिंजमेंट। एंटोनिम्स क्या होंगे? कंप्लायंस, रिपेल या फिर प्रोटेक्ट। एंटोनिम्स क्या होंगे? कंप्लायंस, रिपेल या फिर प्रोटेक्ट। सेंटेंस क्या है? फार्मर्स एनक्रोच्ड ऑन फॉरेस्ट लैंड टू ग्रो क्रॉप्स। फार्मर्स ने क्या किया? जो फॉरेस्ट लैंड था, है ना, जंगल का जो लैंड था, उस पर फार्मर्स ने धीरे धीरे करके एनक्रोच किया, ठीक है। क्यों? ताकि वो फसल उगा सके। फ्रक्टिफाई, फ्रक्टिफाई, IFY एंडिंग वर्ड इज अ वर्ब, ठीक है। फ्रक्टिफाई मतलब रिजल्ट आना, फाइनली कोई तो रिजल्ट आना, ठीक है, या कोई चीज का जो कहते हैं कि प्रोडक्टिव बनना, ठीक है, उसका मान लीजिए कि आप कई दिनों से कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी काम में लगे हुए हैं और आखिरकार उसका जो रिजल्ट या उसका जो लॉजिकल कंक्लूजन होना चाहिए वो आ गया, तो आप कहेंगे कि माई एफर्ट्स फ्रक्टिफाइड इनटू माई सिलेक्शन, मतलब आपका सिलेक्शन हो गया, आपने जो मेहनत किया उसका परिणाम क्या निकला कि उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो आ गया, ठीक है। टू मेक समथिंग फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव, किसी चीज को फ्रूटफुल या प्रोडक्टिव बनाना। मल्टीप्लाई करना, प्रोक्रिएट करना, रिप्रोड्यूस करना, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होगा? बैरन, इनफर्टाइल या फिर अनप्रोडक्टिव, ठीक है। I let the idea sit in the back of my mind to fructify. मैंने क्या किया? मेरे दिमाग में एक आइडिया था,
और मैंने उस आइडिया को अपने दिमाग में ही रहने दिया, थोड़ा उसके ऊपर सोच विचार किया ताकि उसका रिजल्ट निकल सके, वो और प्रोडक्टिव बन सके। किसी भी बात पर जब आप सोच विचार करते हैं, है ना, तो वो और रिफाइन होता है और अल्टीमेटली वो रिजल्ट भी देता है, अच्छे रिजल्ट देता है। सो आई लेट द आइडिया सिट इन द बैक ऑफ माई माइंड टू फ्रक्टिफाई. Then the next one. Okay, so we are done with the vocab. Let's proceed with the एडिटोरियल. एडिटोरियल के एंड में याद रखना, इस एडिटोरियल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको आप आंसर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे. ठीक है, शुरुआत में अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, मतलब अभी कॉम्प्रहेंशन स्किल्स मजबूत नहीं है या कुछ तो कॉम्प्रहेंशन में गड़बड़ है. ठीक है, कॉम्प्रहेंशन में पूरे नंबर लाने हैं तो ये डेली प्रैक्टिस करो, एडिटोरियल पढ़ो और लास्ट में क्वेश्चंस आंसर करो. डायर एफर्ट्स ऑन डी एक्सटिंक्शन एंड कंजर्वेशन. ठीक है, द कंजर्वेशन आर्ग्यूमेंट फॉर रिसरेक्टिंग डायर वुल्फ इज नॉट क्रेडिबल. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो कंजर्वेशन वाला आर्ग्यूमेंट दिया है, क्यों, पुनर्जीवित करने के लिए. किसको पुनर्जीवित करने के लिए? डायर वुल्फ्स इज नॉट क्रेडिबल. ये जो कंजर्वेशन वाला आर्ग्यूमेंट दिया है वो क्रेडिबल नहीं है. ठीक है, नाउ कोलोजल बायोसाइंसेज इज एन अमेरिकन कंपनी. ठीक है, कोलोजल बायोसाइंसेज ये क्या है? ये एक अमेरिकन कंपनी है विथ एन अनयूजुअल मार्केटिंग लाइन. इनका मार्केटिंग लाइन ही बड़ा अजीब और गरीब है, अनयूजुअल है. क्या है? कंबाइनिंग जीनोमिक्स विथ कंजर्वेशन. वो बोल रहे जीनोमिक्स को कंजर्वेशन के साथ में कंबाइन करो. जब तुम कॉम्बिनेशन और वेरिएशन लेके ही आ रहे हो तो तुम कंजर्व क्या कर रहे हो? कंजर्व करने का तो मतलब है कि आप किसी चीज को जैसा है वैसा ही आप उसको बनाए रख रहे हो, है ना. तो अब जीनोमिक्स अगर आप कंबाइन कर रहे हो तो कैसे आप कंजर्व कर रहे हो, है ना. Not in its traditional form, but through de-extinction. ठीक है, which is resurrecting species extinct for thousands of years. वो क्या कह रहे हैं? Extinction का मतलब क्या है? कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, कोई भी species लुप्त हो जाना. मतलब अब वो हमेशा के लिए चले गए, दुनिया से चले गए. ठीक है, खत्म ही हो गया उनका प्रजाति, उनका जो अस्तित्व है वही खत्म हो गया. वो कह रहे हैं de-extinction, मतलब वो लुप्त हो गए हैं. उनके कोई जीन्स वीन्स किसी भी तरह जीनोमिक्स वगैरह यूज करके उनको वापस लेके आना और फिर उसको प्रिजर्व करना. ठीक है, नॉट इन इट्स ट्रेडिशनल फॉर्म, मतलब जैसा था वैसा नहीं, लेकिन बट थ्रू डी एक्सटिंक्शन विच इज रीसरेक्टिंग. डी एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है? रीसरेक्ट करना, पुनर्जीवित करना. किसको? स्पीशीज को. कौन सी स्पीशीज? जो हजारों साल से एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जो हजारों साल से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं. लीडिंग दिस प्रोजेक्ट इज हार्वर्ड जेनेटिसिस्ट George Church, a prominent promoter of the company. ये कंपनी के एक prominent promoter है ये, who aims to bring back the woolly mammoth, a distant ancestor of the elephant. ठीक है, ये distant ancestor है. distant ancestor मतलब पूर्वज, distant ancestor मतलब बहुत दूर के पूर्वज है. किसके? हाथी के. मतलब हाथी के भी दूर के पूर्वज, उसको ये वापस लाने की बात कर रहे हैं. ठीक है, द स्टेटेड लॉजिक इज, उनका जो लॉजिक है, उन्होंने क्या लॉजिक दिया है? इज टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग. ये कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को कॉम्बैट करने के लिए, यानी ग्लोबल वार्मिंग को फाइट बैक करने के लिए, उसको कम करने के लिए ये करने की जरूरत है. ठीक है, ड्यूरिंग द प्लीस्टोसीन आइस एजेस द मैमथ रोम्ड लश ग्रासलैंड्स अक्रॉस द टुंड्रा. ठीक है, टुंड्रा रीजन हमें पता है, वहां पे बहुत ज्यादा लश मतलब बहुत ज्यादा डेंस. ठीक है, बहुत रिच ग्रासलैंड्स, और उन ग्रासलैंड्स में ये जो जानवर है, ये जो स्पीशीज है, ये घूमा करते थे. अंटिल इट्स एक्सटिंक्शन अराउंड 5000 years ago, मतलब 5000 साल पहले, 5000 साल पहले वो एक्सटिंक्ट हुए. जब तक वो एक्सटिंक्ट नहीं हुए थे, अंटिल इट्स एक्सटिंक्शन द आर्कटिक टुंड्रा ऑल्सो सपोर्टेड लार्ज पॉपुलेशंस ऑफ बाइसन, वुल्व्स, केव लायंस एंड जायंट डियर. डियर्स नहीं होता, याद रखना, डियर का सिंगुलर और प्लूरल डियर ही होता है. आपने देखा होगा हमने वुल्व्स कहा, ठीक है, हमने लायंस कहा, लेकिन हमने डियर्स नहीं कहा, हमने डियर कहा है. ठीक है, एज द क्लाइमेट वार्म्ड, मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे क्लाइमेट जो हमारा पर्यावरण है वो वार्म हुआ. ठीक है, दीज स्पीशीज डिसअपियर्ड, ये स्पीशीज क्या हो गए? डिसअपियर हो गए. एंड द ग्रासलैंड्स गेव वे टू श्रबरी एंड शीट्स ऑफ स्नो. पहले क्या थे? ग्रासेस थे. ग्रासेस जो श्रबरी मतलब छोटे छोटे पेड़, है ना. तो जब ग्रासेस गायब होने लगे तो छोटे छोटे पेड़ और शीट्स ऑफ स्नो,
बर्फ, बहुत ज़्यादा बर्फ की परत है ना, शीट्स ऑफ स्नो, ये सब आने लगा जब ग्रासलैंड खत्म होने लगा, ठीक है। एज टेम्परेचर्स राइज, जैसे जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर राइज होता है, परमाफ्रॉस्ट बिगिंस टू डिसअपियर, जो परमाफ्रॉस्ट होता है वो डिसअपियर होने लगता है, ठीक है, रिजल्टिंग इन हाई एमिशन ऑफ मीथेन। अब ये परमाफ्रॉस्ट अगर गायब होगा तो क्या होगा, मीथेन का एमिशन होगा, हाई एमिशन ऑफ मीथेन होगा, और मीथेन गैस अपने आप में ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अ मोर पोटेंट, मीथेन क्या है, अ मोर पोटेंट, इसीलिए इसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, देन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि पर्यावरण को कार्बन डाइऑक्साइड जितना गर्म करता है उससे ज्यादा गर्म मीथेन करता है, ठीक है। टू प्रिवेंट दिस, some scientists at a Siberian park have been transporting large animals that are resistant to cold to see if their foraging can restore the grasslands, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि अब इस चीज को काउंटर करने के लिए कुछ साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, वहां पे है साइंटिस्ट साइबेरियन पार्क में, ठीक है, वो बोल रहे हैं सम साइंटिस्ट एट द साइबेरियन पार्क हैव बीन ट्रांसपोर्टिंग, वो लार्ज एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और कहाँ कौन से एनिमल्स हैं ये, कौन से लार्ज एनिमल्स, जो रेजिस्टेंट टू कोल्ड है, मतलब ठंड में उनको दिक्कत नहीं होगी, वो बर्दाश्त कर ले जाएंगे ठंड को, दे आर रेजिस्टेंट टू कोल्ड, और उनको ये देखना चाहते हैं कि अगर वो ठंडी जगहों में जाके उनका जो फोरेजिंग है, फोरेजिंग हमने देखा था क्या है, खाने के लिए ढूंढना, खाने के लिए या यूज करने के लिए जो चीज हम ढूंढते हैं, इधर उधर भटकते हैं, उसको कहते हैं फोरेजिंग। तो ये जो लार्ज एनिमल्स हैं जिनको ठंड से फर्क नहीं पड़ेगा और ये फोरेजिंग करेंगे, तो क्या इससे ग्रासलैंड वापस आएंगे, वो ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। एक बार पढ़ो और फिर से समझो। टू प्रिवेंट दिस, यानी कि ग्रीन हाउस गैस को प्रिवेंट, मीथेन के हाई एमिशन को प्रिवेंट करने के लिए, some scientists at a Siberian park have been transporting large animals that are resistant to cold to see if their foraging can restore the grasslands. अब ग्रासलैंड क्यों वो रिस्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि ग्रास अब्सॉर्ब्स लेस हीट देन द टॉल ट्रीज इन अ श्रब फॉरेस्ट, ठीक है। ग्रास जो है वो कम हीट अब्सॉर्ब करता है, जो टॉल ट्रीज श्रब फॉरेस्ट में होते हैं वो ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करेंगे, हीट अब्सॉर्ब करेंगे तो वो हीट को रोक के रखेंगे अर्थ के पास, जिससे कि ग्रीन हाउस गैस, जिससे गर्माहट एक्यूमुलेट हो रहा है ना, सो ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली ज्यादा हो रहा है। सो ये क्या करेंगे, ये तो ग्रास हीट कम अब्सॉर्ब करेगा, है ना, अब्सॉर्ब मतलब अपने पास हीट कम रखेगा, ठीक है। द डोमिनेंट स्पीशीज एंड देयरफॉर डेसिलरेट, एक्सेलरेट मतलब तेजी से होना, डिसेलरेट मतलब स्पीड कम होना, एक्सेलरेट मतलब स्पीड बढ़ाना। देखो हम गाड़ी में भी एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं जब स्पीड बढ़ाना चाहते हैं ना, तो उसी का एंटोनिम है डेसेलरेट। डेसेलरेट का मतलब होता है स्पीड कम करना। तो किस चीज का ये स्पीड कम करेंगे, वार्मिंग का, ग्लोबल वार्मिंग का स्पीड इससे कम होगा, बट इट कैन नॉट स्टॉप वार्मिंग। लेकिन इससे ध्यान रखने वाली बात है, ग्लोबल वार्मिंग स्टॉप नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग का स्पीड कम होगा, ठीक है। द वुली मैमथ, दो एक्सटिंक्ट, अब ये वुली मैमथ जो है ये हालांकि एक्सटिंक्ट हो गए हैं, इज सीन एज अ पोटेंट वेपन इन दिस क्लाइमेट प्लान। ये जो क्लाइमेट प्लान है इसमें ये बहुत ही पोटेंट मतलब पावरफुल और इफेक्टिव उनको लग रहा है कि ये वाला एनिमल अगर वापस आ जाएगा तो हम जो करना चाहते हैं वो जरूर हो जाएगा, ठीक है। साइंटिस्ट्स एट कोलोजल बायोसाइंसेस एक कंपनी है, हमने देखा कहाँ की कंपनी है ये, अमेरिकन कंपनी है ना, कोलोजल बायोसाइंसेस। So scientists at Colosal have extracted fragments of its DNA from fossils and reconstructed its genome. अब जो इनके फॉसिल्स हैं उसमें से इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है डीएनए के फ्रैगमेंट्स, ठीक है, डीएनए के फ्रैगमेंट्स इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है और रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है इनका जीनोम, ठीक है, बाय कंपेयरिंग इट टू दैट ऑफ द मॉडर्न एलिफेंट। They have edited specific genes, अभी जो मॉडर्न एलिफेंट है उसको कंपेयर किया और कुछ जीन्स उन्होंने एडिट कर दिया है टू रिक्रिएट मैमथ लाइक ट्रेट्स, ठीक है, विद द गोल ऑफ इवेंचुअली इंक्यूबेटिंग अ हाइब्रिड एम्ब्रियो इन एन एलिफेंट्स वूम। अब ये क्या करेंगे, ये पहले डीएनए कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जीनोम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, एक हाइब्रिड एम्ब्रियो बनाएंगे और वो एक एलिफेंट के वूम में रख के इंक्यूबेट करेंगे, यानी कि उसको एक जीव का फॉर्म, एक बॉडी का फॉर्म देंगे, ठीक है, विद द गोल ऑफ इवेंचुअली इंक्यूबेटिंग, ठीक है, अ हाइब्रिड एम्ब्रियो इन एन एलिफेंट्स वूम। साइंटिस्ट्स हैव आल्सो एक्सपेरिमेंटेड विद द डायर वुल्फ।
डायरवुल्फ एक और स्पीशीज है जिसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। एन एक्सटिंक्ट रिलेटिव ऑफ द ग्रे वुल्फ, जो आज ग्रे वुल्फ है उसका एक एक्सटिंक्ट रिलेटिव है ये, ठीक है। एंड बर्थ 3 स्नो वाइट वुल्व्स, इन्होंने 3 स्नो वाइट वुल्व्स को पैदा कर भी दिया है, ठीक है। हावेवर दिस क्लेम हैज येट टू पास रिगरस पीयर रिव्यू। अब इनका ये जो क्लेम है, पीयर का मतलब होता है जो साथ वाले हैं, है ना। जैसे आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके साथ वाले जितने भी तैयारी कर रहे हैं वो सारे आपके पीयर्स हैं, ठीक है। तो पीयर रिव्यू मतलब ये जो साइंटिस्ट का क्लेम है, बाकी साइंटिस्ट्स का रिव्यू अभी पास होना बाकी है, ठीक है। दिस क्लेम हैज येट टू पास द रिगरस मतलब एकदम स्ट्रिक्टली बाकी जो साइंटिस्ट है वो ये रिव्यू करेंगे, ठीक है। Critics point out that only 20 genes were edited. अब critics बोल रहे हैं कि खाली 20 genes को edit किया, and what has been created is in essence a strange looking grey wolf. ये बोल रहे हैं कि भाई आप बोल रहे हो कि आपने स्नो वाइट वुल्फ प्रोड्यूस किया, लेकिन वो जो पुराना एक्सटिंक्ट हो गया है वो स्पीशीज नहीं है, ये तो अजीब सा दिखने वाला ग्रे वुल्फ, खाली आपने बस ग्रे वुल्फ का मॉडिफिकेशन कर दिया, पुराना वाला वापस नहीं लाया है, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है। Despite such criticisms, the technological achievement is a testament to the ability to engineer precision edits to the genome. अब ठीक है, जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसके बावजूद एक चीज जो दिख रही है सामने वो ये है कि जो हमारा टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट हुआ है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट क्या है? ये एक टेस्टमेंट है, ये एक टेस्टमेंट है, यानी प्रूफ है, एविडेंस है टू द एबिलिटी टू इंजीनियर प्रेसिशन एडिट्स टू द जीनोम, यानी कि जीनोम में प्रेसिशन एडिट्स किया जा सकता है, इस बात का ये सीधा सीधा टेस्टमेंट है, गवाह है, प्रूफ है। द वर्क ऑफ चाइनीज साइंटिस्ट हे जियांगकुई हु क्लेम्ड to have produced gene edited human babies remains controversial, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है? produced gene edited human babies, ये वाला controversial है हालांकि, ठीक है। Colosal may be credited for its genomic work, but the claim that it is reviving species for conservation is not credible. अब क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने जो जेनोमिक्स वर्क किया है वो बिल्कुल वाकई सराहनीय है, काफी अच्छा टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट उन्होंने दिखाया है, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पुरानी स्पीशीज को वापस लाया है तो ये क्रेडिबल नहीं है। Thousands of living species are vanishing due to habitat loss and human encroachment. क्या कहा जा रहा है कि thousands of living species जो हैं वो vanish हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, किसकी वजह से? habitat loss की वजह से। अभी आपने देखा है हाल ही में, ठीक है, जो तेलंगाना में हो रहा है, तो habitat loss की वजह से कितने सारे स्पीशीज गायब हो जा रहे हैं। ह्यूमन इंक्रोचमेंट, जो इंसान है वो धीरे धीरे फॉरेस्ट लैंड या दूसरे स्पीशीज के हैबिटेट पर कब्जा, या हैबिटेट मतलब निवास स्थान पर कब्जा करते जा रहा है, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारा लिविंग स्पीशीज जो है वो गायब हो रहा है। स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन स्पेक्यूलेटिव प्रोजेक्ट। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये तो गैस करने वाला है ना कि भाई करोड़ों मिलियंस ऑफ रुपीज लगाओ, रुपीज और डॉलर्स और व्हाटएवर इट इज, ठीक है, लगाओ और देखो क्या बन के निकल रहा है। इतना पैसा वहां खर्च करने के बदले जो अभी फिलहाल हैं, जो जीवित हैं, उनको हम प्रिजर्व करने में पैसा लगा सकते हैं, राइट। सो स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन स्पेक्यूलेटिव मतलब गैस कर रहे हैं, भाई एक्सपेरिमेंट है तो वो तो एक्सपेरिमेंट के बाद ही पता चलेगा क्या बन के आ रहा है, तो इसीलिए उसको स्पेक्यूलेटिव कहा जा रहा है। स्पेक्यूलेटिव प्रोजेक्ट्स पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करने, हुज बेनिफिट्स इफ देयर आर एनी। अच्छा, अब उसका बेनिफिट भी क्या होगा वो भी पता नहीं है, वो जब बन जाएगा तब पता चलेगा, ठीक है। विल फ्रक्टिफाई ओनली ओवर सेंचुरीज, और इसका रिजल्ट भी, फ्रक्टिफाई होना मतलब रिजल्ट आना, अब इन सब चीजों का रिजल्ट आएगा भी कब? ओवर सेंचुरीज। ऐसा नहीं है कि अभी अभी स्पीशीज बना देंगे और अभी अभी दौड़ के भाग के वो खाना ढूंढ के सारे बर्फ को पिघला के वो ग्रासलैंड बना देंगे, श्रबरी को सारे ग्रासलैंड बना देंगे, ऐसे तो होगा नहीं, वो धीरे धीरे होगा, काफी सारी सेंचुरीज में होगा, ठीक है। टेक्स अवे रिसोर्सेज फ्रॉम इमीडिएट कंजर्वेशन एफर्ट्स। अब ये अगर इस पर ध्यान देंगे तो इससे क्या हो रहा है कि जो इमीडिएट कंजर्वेशन एफर्ट होना चाहिए उस पर से टाइम भी, एनर्जी भी, मनी भी सब जा रहा है, ठीक है। द साइंटिफिक कम्युनिटी मस्ट ले डाउन स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। साइंटिफिक कम्युनिटी को ले डाउन करना चाहिए क्या? स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ऑन द यूज ऑफ जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, माना कि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गया है, लेकिन इसके यूज के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाने जरूरी है। और ये कौन बनाएगा? साइंटिफिक कम्युनिटी बनाएंगे, ठीक है।
इन एप्लीकेशंस अदर देन हेल्थ। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए यूज करें, लेकिन इसके अलावा नई स्पीशीज बनाना, पुरानी स्पीशीज को पुनर्जीवित करना, इन सब चीजों में क्या करने की जरूरत है, स्ट्रिक्ट गाइडलाइन बनाने की जरूरत है। ठीक है। नाउ ये टोन बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? आज के पैसेज का टोन क्या है? ऑप्टिमिस्टिक एंड एनकरेजिंग है, न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव है, स्केप्टिकल एंड क्रिटिकल है, या एंथुजियास्टिक एंड सेलिब्रेटरी है? सबका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ, आप समझ के बताओ कि आंसर क्या होगा। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव होना और प्रोत्साहन देने वाला टोन है। न्यूट्रल है, मतलब न्यूट्रल मतलब साइड नहीं ले रहा है कि हाँ अच्छा है बुरा है, ये नहीं, न्यूट्रल बता रहे हैं। ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मतलब सिर्फ फैक्ट्स बता रहे हैं। ठीक है, फलाना है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। ठीक है, कोई साइड नहीं ले रहा है कि अच्छा है बुरा है, कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है। स्केप्टिकल है मतलब डाउटफुल है, और क्रिटिकल मतलब कुछ क्रिटिसिज्म भी कर रहा है। एंथुजियास्टिक मतलब बड़े जोश में है, अरे वाह यार जीन एडिटिंग ने क्या कमाल कर दिया, ठीक है, मजा ही आ गया। सेलिब्रेटरी है, सेलिब्रेशन कर रहा है। कैसा टोन है इसका? ठीक है। What is the main criticism of Colossal Biosciences de-extinction project? Colossal Biosciences का जो de-extinction project है, इसका main criticism क्या है? It is being done without any scientific method, बिना किसी scientific method के किया जा रहा है, फंडिंग नहीं है गवर्नमेंट से, इट डाइवर्ट्स रिसोर्सेज फ्रॉम अर्जेंट कंजर्वेशन एफर्ट्स। अर्जेंट कंजर्वेशन एफर्ट जो है यहाँ से वो अटेंशन जो है या रिसोर्सेज है डाइवर्ट कर रहा है, या इट फोकसेस ओनली ऑन मैमथ्स एंड इग्नोर्स वुल्व्स। क्या है इसका मेन क्रिटिसिज्म? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी एनवायरमेंटल रीजन फॉर अटेम्प्टिंग टू रिसरेक्ट द वुली मैमथ? वुली मैमथ को दोबारा से पुनर्जीवित करने का क्या प्राइमरी एनवायरमेंटल रीजन है? टू इंक्रीज टूरिज्म इन साइबेरिया, टू रिस्टोर आर्कटिक ग्रासलैंड्स एंड कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग, टू स्टडी एंशिएंट स्पीशीज इन मॉडर्न सेटिंग, या टू टेस्ट द लिमिट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, चलिए आप अब इन सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद एवरीवन।